साल में निफ्टी की रिटर्न थी 4% के आसपास। और आपको पता है जापान की मार्केट की कितनी रिटर्न थी? यहां पर स्क्रीन पर देखो, जापान की मार्केट की रिटर्न थी 43%। पिछले एक साल में निफ्टी ने रिटर्न नहीं दी, बट जापान की मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जापान की मार्केट 40% से ज्यादा बढ़ गई। चलो एक और आपको कमाल की चीज दिखाता हूं। अगर आप थोड़ा सा जापान की मार्केट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1990s तक जापान के अंदर एक सॉलिड बुल रन चल रहा था, बट 1990s के बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया और अभी रिसेंटली 2024 में उसने 1990s का हाई तोड़ा है। मतलब 30 साल से ज्यादा जापान की मार्केट ने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न ही नहीं दिया। और जिन लोगों ने SIP करी होगी उन्होंने तो पैसा बनाया होगा, बट अगर किसी ने टॉप पर पैसा लगा दिया होगा तो वो ट्रैप हो गए और अब जाके 30 साल के बाद मार्केट ने रिटर्न दिखाई है। पॉइंट यहां पर ही आता है सबसे पहले कि ऐसा जापान के अंदर 30 साल तक क्या हुआ जो जापान ने रिटर्न नहीं दिखाई। दूसरा सवाल यहां पर आता है कि आज मार्केट 40% से ज्यादा कैसे बढ़ गई एक साल में। और तीसरा सवाल यह है कि आज मैं जापान डिस्कस क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्या है जापान के पास? जापान के पास दोस्तों एक टाइम बॉम्ब का एक रिमोट कंट्रोल है। ऑल्दो टाइम बॉम्ब चल रहा है, बट अगर जापान ने वो रिमोट कंट्रोल दबाया तो बॉम्ब आज ही फट गया। और वो अगर बॉम्ब फटा तो सिर्फ और सिर्फ जापान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। कैसे होगी? आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कैसे जापान इस वक्त कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट को और क्यों जापान की मार्केट को ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखनी जरूरी है, क्योंकि ये वीडियोस आपकी जेब को इफेक्ट करती हैं, आपकी पॉकेट पर इंपैक्ट डालती हैं। तो जो चीज आपके पैसे से रिलेटेड है उसको जानना और आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और हम शुरू करते हैं। 1980s के आखिर में जापान एक ऐसी हाइट पर था जो हिस्ट्री में कभी देखी ही नहीं गई थी। एक ऐसा बबल जहां टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया के रियल एस्टेट से ज्यादा थी। पैसा सस्ता था और लेंडिंग मतलब लोग उधार ले रहे थे बेवकूफों की तरह। लेकिन 1992 में जब ये बबल फटा ना तो रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया, इक्विटी मिट्टी में मिल गया और फिर जापान एंटर हुआ लॉस्ट डिकेड के अंदर। 10 साल तक मार्केट ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए। और जैसा फिर मैंने आपको दिखाया कि 3 दशकों तक 30 साल तक इकोनॉमी पर जैसे कि कोई पॉज बटन लग गया। ना कोई ग्रोथ, अच्छा इन्फ्लेशन भी नहीं हुई और ना लोगों की जापान के अंदर सैलरी बढ़ी। जब सिचुएशन डेस्परेट हो गई ना तो बैंक ऑफ जापान ने पता है क्या किया? उन्होंने एक एक्सट्रीम कदम उठाया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को जीरो कर दिया। आज आपको FD पे इंटरेस्ट मिलता है ना, सोचो FD पर जीरो इंटरेस्ट मिले। और उसके बाद उन्होंने यील्ड कर्व कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने जमीन पर चिपका दिए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ही नहीं। मतलब FD पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट लोन पर भी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लोन भी तो आपको जीरो कॉस्ट में मिल रहा है। देखो आपको समझना है कि जापान ने ऐसा क्यों किया और उसने जो किया उसकी वजह से क्या हुआ। देखो अगर मैं इंडिया का एग्जांपल मान लीजिए, आज इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट्स को जीरो कर देता है। अब जीरो रिटर्न पर वो आपको लोन भी देंगे तो आपका देश एक ATM बन जाएगा, जैसे जापान एक वर्ल्ड ATM बन गया। एक आदमी का आपको एग्जांपल देता हूं। एक आदमी ने जापान के अंदर 10 करोड़ का लोन लिया। अब 10 साल के बाद भी उसे जापान के बैंक को पैसा कितना देना है? 10 ही करोड़ देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। उसने 10 करोड़ उठाया और मान लो US की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसने US में कन्वर्ट किया येन को और उस पर उसे मिला 4% का इंटरेस्ट। वहां पर उसने 4% कमाया, वापसी क्या किया? US डॉलर्स को येन में कन्वर्ट किया और बैंक को वापस कर दिया। 4% हर साल फ्री का पैसा कमाया। और ऐसा एक आदमी ने नहीं किया, ऐसा हजारों लोगों ने किया, कंपनीज ने किया, हेज फंड मैनेजर्स ने किया, इंटरनेशनल लोगों ने भी किया। उन्होंने जापान से लोन उठा के अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और जापान ये सब देखता रह गया। अब इसे फाइनेंस की भाषा में कहते क्या है? इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। आपने येन कैरी कर लिए, आपको येन वापस देने। देखो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ये जापान से निकल रहे थे। आप ऐसे समझो एक घर में वाईफाई लगाए और आसपास के घर वाले जो है ना अपना वाईफाई लगवा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं भाई ये बीच का वाईफाई लगा तो हमारे घर तक सिग्नल तो आ रहे हैं, बट जिस दिन इस बीच वाले घर ने वाईफाई का कनेक्शन अपना बंद कर दिया तो इन सारे
घरों का कनेक्शन टूट जाएगा और फिर एकदम से ना कुछ दिनों के लिए तो पैनिक आएगा, भाई वाईफाई लगाना पड़ेगा, वाईफाई लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको वाईफाई का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर वर्ल्ड की इकोनॉमी बिल्कुल इसी तरीके से जापान के अराउंड घूम रही है। जापान हर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा था, बट जैसे अगर जापान ने पैसा वापस मांगना शुरू किया, सोचो क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर बोरोइंग की कॉस्ट जीरो होगी तो इन्वेस्टर्स क्या सिर्फ बाहर 4% के लिए इन्वेस्ट करेगा? नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, यूएस के टेक स्टॉक्स खरीदे, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया और फिर दुनिया की सारी इकोनॉमीज को जापान के पैसे ने पंप कर दिया। पर डंप होना कितना आसान है ना, जापान को एक बटन दबाना है, उसने अपने बॉन्ड के रेट्स बढ़ाने हैं कि देखो जापान में अब बॉन्ड के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, बट उससे होगा क्या, लोन भी महंगे हो जाएंगे और जो पुराने लोन थे वो भी महंगे हो जाएंगे। सारा पैसा वापस जापान की तरफ आएगा और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज नीचे दिखेगी आपको। सोचो ये सब करते करते जापान पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नेट क्रेडिट कंट्री बन गया। इंडिया उधार लेता है, यूएस उधार लेता है, ऑल्दो जापान भी उधार लेता है, बट उसने यह नितना दिया कि उसका क्रेडिट कंट्रीज के ऊपर चढ़ गया। ऑल्दो इससे हुआ क्या, 30 साल तक जापान के अंदर कीमतें बढ़ी नहीं, ग्रोसरी सेम रेट, ब्रेड सेम रेट, दूध सेम रेट, लेकिन 2024 में जब इनकी मार्केट बढ़ी है ना, तब इन्फ्लेशन ने दस्तक दी। हुआ क्या, जापान ने पहली बार डिसाइड किया कि वो रेट कट नहीं करेगा, रेट इंक्रीज करेगा। ऑल्दो रेट स्टैंडर्ड ही थे, रेट कट होना मार्केट्स के लिए अच्छा होता है, बट इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना बुरा होता है। इससे हुआ क्या, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गई। और आप सोचो 10% की इन्फ्लेशन, जापान में 30 साल से रेट नहीं बढ़े, दूध सब्जी सबके रेट सेम है। 10% की इन्फ्लेशन जापान के लिए एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक थी। पहले इतने अर्थक्वेक आते थे, अब ये एक और अर्थक्वेक आ गया। बैंक ऑफ जापान ट्रैप में फंस गया। और एक और खतरनाक चीज बताऊं यहां पर मैं आपको, जापान के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन गिरती जा रही है। अब जापान के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 56% है। प्रॉब्लम क्या है, हर देश की आबादी बढ़ रही है, जापान की नहीं बढ़ रही। वहां पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या ट्रेंड आ गया वहां पे। एक्चुअल लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, कपल्स के पास बच्चे नहीं है, वो घूम रहे हैं, दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, बट बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। उनकी कंट्री के अंदर बूढ़े लोग सबसे ज्यादा है, जैसे बोलते हैं ना इंडिया में यंग लोग बहुत ज्यादा है। बट इससे हो क्या रहा है, आज हमें 2026 में जब हम 2100 तक पहुंचेंगे ना, तब जापान की पॉपुलेशन ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है 128 मिलियन से गिरकर सिर्फ 75 मिलियन रह जाएगी। वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अब कम वर्कर्स होंगे तो कम प्रोडक्टिविटी होगी, कम टैक्स रेवेन्यू होगा। मतलब 260 का डेट टू जीडीपी रेशियो है जापान का इस वक्त, उसे मीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जापान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे, या तो रेट्स को बढ़ा दो और जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, जो बजट को 25% खाली कर सकती है, उससे खुद को तबाह कर लो, या रेट्स लो रखो और येन को कोलैप्स होता हुआ देखो। आपको क्या लगता है जापान क्या करेगा? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कमाने वाले लोग नहीं है, टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा, और डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखोगे तो स्काई रॉकेट है। मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम तक जापान रोक पाएगा टाइम बॉम्ब का बटन दबाने से। अगस्त 2024 पर अगर आप गौर करो, बैंक ऑफ जापान ने 17 साल में पहली बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, फिर उसके बाद दोबारा से बढ़ा दिए। और पूरी दुनिया इस फाइनेंशियल मैच को समझ ही नहीं पाई कि जापान कैसे रेट्स बढ़ा सकता है, 30 साल से नहीं बढ़ाए थे। देखिए, जब जापान यील्ड्स को बढ़ाता है तो 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है, बोरोइंग महंगी हो जाती है, लोन लेना और महंगा हो जाता है, और करेंसी रिस्क को जो हेज करना है वो भी महंगा हो जाता है। अब किसी आदमी ने फ्री मनी के चक्कर में पहले तो पैसा ले लिया, बट अब वो उसका एक लॉस मेकिंग ट्रेड बन चुका है। इसे कहते हैं रिपेट्रिएशन। मतलब जापान से जो पैसा गया था अब वो वापस तो आ रहा है, पर लोगों को रुला कर आएगा। देखो, जापान ना यूएस ट्रेजरीज का भी सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर है। उनके पास 1.1 से लेकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर वो यूएस बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जाएंगी। यहां पर 2 धारी तलवार है, जापान के भी रेट्स बढ़ेंगे और यूएस के भी रेट्स बढ़ेंगे, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। अब आप यहां पर एक बार रे डालियो को सुनिए। Watch the bond market. The bond market is the basis. It's the backbone of all markets. It is the risk-free, meaning default-free, probably default-free, interest rate that determines what all asset returns are going to be. रे डालियो कहते हैं कि बॉन्ड मार्केट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। जब बैकबोन हिलती है तो हर एक एसेट का जो रिटर्न है ना, वो बदल जाता है। देखो, जब मार्केट गिरती है ना,
तो लोग फेड को सुनने लग जाते हैं कि अरे फेड की मीटिंग है, फेड ने रेट कट करे तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। लोग ऐसा सोचते हैं कि फेड रेट कट्स को डिसाइड करते हैं, जो डिमांड से डिसाइड होता है, पावेल से नहीं। अगर जापान ने डेट को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो यील्ड्स जो हैं वो बढ़ेंगे। 1% इंक्रीज का मतलब आप समझते हैं, हर एवरेज अमेरिकन का जो घर है ना, उसके ऊपर $90,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। ये अब फाइनली सवाल आपके मन में आ रहा होगा, भाई स्टॉक मार्केट का क्या होगा, स्टॉक्स का क्या होगा। एनालिस्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को यूज करते हैं। जब लॉन्ग टर्म रेट्स बढ़ते हैं ना, तो फ्यूचर अर्निंग आज की वैल्यू से गिर जाती है। कंपनी चाहे कितनी भी प्रॉफिटेबल हो, उसका स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि जो प्राइस ऑफ मनी है वो बदल जाता है। इसलिए रेट्स का बढ़ना अच्छा नहीं होता। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो यहां पर देखिए, जो अगर आज आप स्टॉक्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो इन द फ्यूचर पीरियड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अब आर क्या है, डिस्काउंट रेट, और ऊपर है नंबर ऑफ पीरियड्स इनटू द ईयर। तो ये डिस्काउंटेड रेट है। अब आप देखो, अगर ये बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो बढ़ने से क्या होगा। अब अगर आप मान लीजिए 10 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, समझिए, तो नंबर आ रहा था 5। बट अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो नंबर आएगा 2। अब इसका मतलब है कि अगर आप डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझ लीजिए। अब देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो आज आप प्राइस देख रहे हो किसी भी शेयर का, वो आज का प्राइस नहीं होता। जो स्टॉक मार्केट है वो प्रिज्यूम करके चलती है कि आने वाले टाइम में कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है, और वो इसी फॉर्मूले से तो निकलता है। जो लिक्विडिटी होती है ना, वो मार्केट का ऑक्सीजन होती है, और अब वो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो सकती है किसी भी टाइम। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना, आप स्टॉक मार्केट को ना पाताल लोक में जाता हुआ देखोगे, इतनी बुरी तरीके से मार्केट गिर सकती है। अब आ जाते हैं क्लाइमेक्स पे कि अगर ये सब हुआ तो ये सब खत्म कहां होगा। सिनेरियो नंबर 1, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। जापान धीरे धीरे रेट्स बढ़ाता है और दुनिया को एडजस्ट करने देता है। दूसरा, द कैरी ट्रेड क्रैश। अगर जापानीज यील्ड 4 से 5% अचानक से स्पाइक कर गए तो सेल ऑफ एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। और तीसरा है फिस्कल क्राइसिस। जापान को डेट हैंडल करने के लिए नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन जापान के अंदर आ जाएगा। देखो, जो ट्रेडिशनल मीडिया है या फिर और यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इसके बारे में शायद बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस करेंसी कैरी ट्रेड कोई सेक्सी हेडलाइन तो है नहीं। ये मतलब इतना अट्रैक्टिव तो है नहीं जैसे कोई पंप एंड डंप हो जाए, कोई कॉइन खरीद लो इतना रिटर्न दे देगा, 500 रुपए लगा के करोड़पति बन जाओ, ऐसे तो टाइटल है नहीं है। लेकिन याद रखिए, असली खतरा वो नहीं होता जो शोर मचाता है। असली खतरा वही होता है जो शांति से एक बड़ा तूफान ला सकता है। अब अमेरिका डेट के अंदर है और जापान इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। दोनों ही साइड से टाइम बॉम्ब चल रहा है, और मेरा काम है आपको डिटेल में समझाना कि भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा। बट ऐसे में क्या हम डर जाएं कि हम स्टॉक मार्केट से दूर रहें? आंसर है नहीं। मार्केट के अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकता है। इसमें हमें करना क्या है, एक बार में हमें बड़ा पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। हम अपने पैसे को भी डेट इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं, एफडी भी करा सकते हैं, और जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है, अभी भी मार्केट गिर ही रहा है, तो गिरते हुए मार्केट के अंदर आप एसआईपी करो। देखो, मेरी एक बड़ी सिंपल सा प्रिंसिपल है, बाय द डिप आए खरीद लो। देखो, आप हर महीने पैसे कमा रहे हो, क्या आप हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर नहीं, तो फिर आप फ्यूचर के अंदर आप बड़ी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। यह जरूर है कि जापान की मार्केट ने 30 साल तक रिटर्न नहीं दिखाए, बट 30 साल में उनकी देश में कोई इन्फ्लेशन भी नहीं आया। इंडिया में ऐसा होना इंपॉसिबल है। लोग कहते हैं अरे जापान की मार्केट में 30 साल ग्रोथ नहीं आई तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में तभी होगा जब हमारा रुपया टूटेगा नहीं, ये तभी होगा जब महंगाई बढ़ेगी नहीं। बट महंगाई तो बढ़ रही है, तो मार्केट ने बढ़ना ही बढ़ना है। मार्केट में क्रैशेस आएंगे, बट क्रैश हमेशा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं करी है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लो। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और एसआईपी से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर पाए, एसआईपी कर पाए, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर पाए। और ये सब तभी होगा जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा। तो फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और डीमेट अकाउंट का फायदा ये भी है, अगर आपके पास एक बार डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर
अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट खुल जाए, आप रेफर एंड सेक्शन में जाइए, अपना लिंक कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए। 10 लोगों ने अकाउंट खोला तो आपको ऑन एन एवरेज 500 रुपया मिलता है, तो 10 लोगों का आपको 5000 रुपए की अर्निंग हो सकती है, या आपकी एक एफिलिएट अर्निंग भी हो सकती है। सो आप एफिलिएट अर्निंग करना चाहे तो करिए, बट इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करिए। टेक द डिसीजन टू डू SIP टुडे। ये नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। और अब इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, बट आपको मुझे कमेंट में एक चीज बतानी है कि जो जापान की इकोनॉमी है वो कौन सी रैंक पर है। दुनिया की सारी कंट्रीज की जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जापान कौन सी रैंक पर है।